स्तन कैंसर एक प्रकार का कैंसर ही है जो बेसिकली ब्रेस्ट के सेल्स में शुरू होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे डक्ट्स में शुरू हो सकता है, लोब्यूल्स में शुरू हो सकता है। और कैंसर की जो सेल्स होते हैं बेसिकली अनकंट्रोलेबली बढ़ जाते हैं, जिससे कि गांठ या ट्यूमर हो सकता है। और समय के साथ साथ ये और भी फैल सकता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं ये आसपास के टिश्यूज में घुस जाते हैं और अन्य हिस्सों में भी फैल जाते हैं, अगर समय से इस बीमारी का हमें ना पता चले और समय से हम इसका इलाज शुरू ना करें तो। जो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स होते हैं महिलाओं में, वो अलग अलग हो सकते हैं और हर महिला का केस में सिम्टम्स भी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि लंप या थिकनिंग होना ब्रेस्ट में या अंडर आर्म एरिया में, कोई भी नया लंप या नई थिकनिंग महसूस होना। ये लंप यूजुअली पेनलेस होता है, लेकिन कभी कभी ये दर्द या टेंडरनेस के साथ भी हो सकता है। ब्रेस्ट के साइज या शेप में चेंजेस होना, कुछ भी बदलाव आपको महसूस हो, वो भी एक प्रकार का साइन हो सकता है। चेंजेस होना स्किन टेक्सचर में, ब्रेस्ट के स्किन जो होती है उस पर डिम्पलिंग होना, पकरिंग होना या रिजेस दिखाई देना, जैसे कि ऑरेंज पील जैसा एक अपीयरेंस होता है, वो भी हो सकता है कभी कभी। निप्पल में चेंजेस होना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, जो कि खून भी हो सकता है या नॉर्मल कोई सिक्रीशन भी हो सकता है। निप्पल का इनवर्ड हो जाना, अंदर की तरफ इन्वर्जन हो जाना। साथ में रेडनेस होना, स्वेलिंग होना कहीं भी ब्रेस्ट या निप्पल में। पेन होना, पेन टिपिकली ब्रेस्ट कैंसर में नहीं होता है, लेट स्टेजेस में जरूर हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में पेन नहीं होता। बट कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर इनिशियल स्टेजेस में भी पेन हो सकता है। ये सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के होने पर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रेजेंस होने पर हमेशा ये नहीं है कि ये ब्रेस्ट कैंसर ही है। कुछ मामले में ये सिम्टम्स किसी अन्य समस्या जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा, जो कि एक नॉन कैंसरस लंप होता है, या कोई इन्फेक्शन होना ब्रेस्ट में, उससे भी जोड़े जा सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी महिला को ये सिम्टम्स महसूस होते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से बात करिए, ना कि खुद ही सोच लिया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेसिकली उनको हम रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो महिलाओं को इस बीमारी के होने के लिए अधिक प्रोन बनाते हैं। जैसे कि एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। महिलाएं जो कि 50 साल से अधिक उम्र की होती हैं, उनका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। एक फैमिली हिस्ट्री है, वो भी बहुत जरूरी होती है। अगर किसी महिला के परिवार में पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास है, जैसे कि उनकी या तो माँ को, बहन को, दादी को, नानी को, तो उनका खुद का ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जैसे कि BRCA1, BRCA2 और भी अन्य जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज करती हैं। दूसरा होता है हार्मोनल फैक्टर्स होता है। हार्मोनल फैक्टर्स जैसे कि लेट मीनोपॉज, मीनोपॉज का लेट होना, अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो माहवारी होती है उसका जल्दी शुरू हो जाना, तो अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज। या अगर कोई महिला कोई एक्सोजीनस हॉर्मोन्स ले रही है, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है, उसे यूज करने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कुछ हद तक बढ़ जाता है। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हर कैंसर में इंपॉर्टेंट होते हैं और इस कैंसर में भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबीज होना, ये सब भी थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ाते हैं। डाइट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। एक हेल्दी डाइट होने से थोड़ा कुछ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। कुछ कुछ रेडिएशन एक्सपोजर्स के केसेस होते हैं। कुछ बच्चों को बचपन में अगर रेडिएशन लगा है, स्पेशली छाती में लगा है। लिम्फोमा के कुछ केसेस होते हैं जिनमें बच्चों को उस उम्र में रेडिएशन लगता है छाती में, तो उससे भी, जो रेडिएशन एक्सपोजर से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आने वाले टाइम में बढ़ जाता है। और कुछ कुछ रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं कि प्रेगनेंसी लेट होना, और स्पेशली अगर 30 साल के बाद आपकी प्रेगनेंसी हो रही है, या बच्चे हैं ही नहीं, या अगर बच्चे हैं पर माँ ने कभी स्तनपान नहीं कराया है, बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, उस ये सब छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यंग महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। नो एज इज इम्यून टू दिस कैंसर, लेकिन हाँ, 40-50 के बाद इसका रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। और
जैसे 40 के बाद हम जनरली फिर मैमोग्राफी भी इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। मीनोपॉज के बाद भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि मीनोपॉज के बाद हार्मोन लेवल्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, और ब्रेस्ट एक हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू है, तो कुछ भी ऐसे चेंजेस होते हैं तो उसमें प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ बढ़ना ये सब हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। एक होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब महिलाएं खुद से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकती हैं। उसको आजकल हम नई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो कि होती है ब्रेस्ट अवेयरनेस, कि महिलाएं अपने ब्रेस्ट के बारे में अवेयर रहें, कैसे वो नॉर्मल रहता है, और अगर कुछ एबनॉर्मल उनको फील होता है, महसूस होता है, लगता है, तो वो डॉक्टर से जाके मिल सकती है। तो हर महिला को अपने ब्रेस्ट के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इसमें हम कुछ चीजें बताते हैं उनको कैसे जांच करनी है अपने ब्रेस्ट की। तो जो महिलाएं जिनके पीरियड्स आ रहे होते हैं, हर महीने जिनके पीरियड्स आते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि पीरियड्स खत्म होने के बाद एक डेट निर्धारित कर लें और हर बार उस डेट को अपने ब्रेस्ट को चेक करें। चेक करने में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंस्पेक्शन, एक होता है पैल्पेशन। इंस्पेक्शन मतलब ब्रेस्ट को देखना, शीशे के सामने खड़े होके अपने ब्रेस्ट को देखना, कि उसका कुछ साइज में चेंज आया, शेप में चेंज है, कुछ कंटूर में चेंज है, कुछ कलर में चेंज है, कुछ स्किन टेक्सचर में चेंज है। ये सब चेंजेस देखने हैं, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, ऊपर उठा हुआ है, नीचे उठा हुआ है, ये सब हमें देखना है। दूसरा होता है साथ ही साथ उसमें निपल्स भी चेक करना है। निपल्स को अलग से चेक करना भी इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है ब्रेस्ट का, बट वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस निपल्स को देखिए, उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कुछ वो अंदर की तरफ तो नहीं मुड़ रहा है, कुछ उसका शेप या पोजिशन में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसे देखने के बाद फिर 3 उंगलियों से, जो हाथ की 3 उंगलियां होती हैं बीच की, उनसे ब्रेस्ट को पैल्पेट करें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई भी आप डायरेक्शन निर्धारित कर सकते हैं और पूरे ब्रेस्ट को अच्छे से चेक करिए। अपने अंडर आर्म एरिया को से पैल्पेट करिए, अपने निपल्स को उससे पैल्पेट करिए, और देखिए कि कहीं आपको कोई गांठ महसूस होती है, कहीं पेन होता है, ये सब देखना होता है। फिर यही ऐसे एक लेट के करना होता है। लेट के सीधे लेट जाएं अपने पीठ पर, राइट कंधे के नीचे एक पिल्लो या फोल्डेड टॉवल रख सकते हैं। अपने लेफ्ट हाथ से अपने राइट ब्रेस्ट को फील करें और अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट ब्रेस्ट को फील करें। अपने उंगलियों के जो पैड्स होते हैं, हम पैड्स बोलते हैं, जो पैड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना है, ना कि टिप्स का। और छोटे गोल घुमाव वाले उसमें मुद्रा में पूरा ब्रेस्ट एरिया को और अंडर आर्म को कवर करना है। अलग अलग प्रेशर लगाकर टिश्यू के डिफरेंट लेयर्स को फील करें। पहले थोड़ा कम प्रेशर, फिर थोड़ा ज्यादा प्रेशर, फिर थोड़ा डीप प्रेशर, ऐसे 3 बार अलग अलग पूरे ब्रेस्ट को अच्छे से महसूस कीजिए। और इस प्रोसेस को दोनों साइड रिपीट करना है, और एक्जिला अंडर आर्म को मिस नहीं करना है। कुछ भी बदलाव नोट करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान, कुछ भी गांठ, कुछ भी टेक्सचर में बदलाव, कुछ भी पेन ऐसे महसूस होता है, तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। और ये एक रेगुलर रूप से करना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेफरेबली महीने में एक बार करना चाहिए, और सबसे अच्छा जब भी है जब आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स खत्म होने के कुछ दिन बाद करिए, क्योंकि उस टाइम आपके ब्रेस्ट कम सेंसिटिव होते हैं, कम स्वोलन होते हैं, तो कुछ भी छोटा मोटा चेंज होगा तो आप इजीली पहचान पाएंगे। और अगर आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं, जैसे कि मीनोपॉज वाली लेडीज होती हैं, या इरेगुलर हो जाते हैं, तो महीने का एक स्पेसिफिक डेट आप निर्धारित कर सकते हैं और उस दिन ये सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना है, उसमें आप डेट निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो पीरियड्स के बाद करिए, हर महीने करना है। पीरियड्स नहीं आते तो आप अपने हिसाब से हर महीने एक डेट चुन सकते हैं और उस टाइम अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि डॉक्टर द्वारा किया जाता है। वो हर 1 से 3 साल में करना जरूरी होता है। वो डॉक्टर द्वारा किया जाता है, तो डॉक्टर को, क्योंकि वो ज्यादा उसको पता होता है, उन्होंने ज्यादा पेशेंट्स एग्जामिन किए होते हैं, तो वो भी एक रिकमेंडेड होता है। 40 के बाद हम मैमोग्राफी भी रिकमेंड करते हैं कि हर महिला को हर 1 से 2 साल में मैमोग्राफी भी करवा लेनी चाहिए। अगर उस महिला के साथ कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की, तो कुछ एडिशनल टेस्ट हम जल्दी शुरू कर देते हैं, कम उम्र में भी शुरू कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन अर फैमिली हिस्ट्री। फिर हम एमआरआई भी करवाते हैं, हम मैमोग्राफी भी करवाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स हिस्ट्री,
कि उनका हाई रिस्क हिस्ट्री में फॉल कर रही है या एवरेज रिस्क में फॉल कर रही है। ब्रेस्ट कैंसर अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है, लेकिन ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अधिकतर मामलों में ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में बहुत कम होता है, लगभग 1% ब्रेस्ट कैंसर मेल में होता है। और ये इसलिए होता है कम उनका रिस्क, क्योंकि पुरुषों में जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो भी कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि उनका वो साइज भी कम होता है, तो इसलिए, और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा कम होता है। लेकिन ऑलमोस्ट 100 गुना कम है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स। और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट मेल्स में जनरली जो एज ग्रुप देखा गया है वो 60 to 70 के बीच में देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर का। और वही फैमिली हिस्ट्री है, कुछ भी जेनेटिक म्यूटेशंस है, स्पेशली BRCA1 है, BRCA2 है, रेडिएशन एक्सपोजर है, या ईस्ट्रोजन कुछ जैसे ज्यादा हो जाता है कभी कभी, जैसे लिवर सिरोसिस है, या ईस्ट्रोजन ट्रीटमेंट ले रहे हैं कुछ मेल्स, तो उनमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, निप्पल में चेंजेस, कुछ लंप और थिकनिंग, स्किन में चेंजेस, पेन, ये सब होता है। और पेन भी हो सकता है कभी ना कभी। गर्भवती और जो दूध पिलाने वाली लैक्टेटिंग हमारी महिलाएं होती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन रिस्क थोड़ा कम होता है। कुछ खास सिचुएशंस में हो सकता है। अगर गर्भवती महिलाएं जो कि रिस्क जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से कम होता है, लेकिन फिर भी रिस्क होता है। और जो स्पेशली जब गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती है, तो डायग्नोसिस काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फिर हम सारी चीजें उनमें डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो बच्चे को भी खतरा कर सकती हैं। तो डायग्नोसिस बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, स्पेशली अगर प्रेग्नेंट फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। लैक्टेटिंग फीमेल जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है मैमरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं उस समय, लेकिन ये भी अनकॉमन होता है। इसलिए हम, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग फीमेल्स हो, उनको भी यही सलाह दी जाती है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो कंटिन्यू ही होगा। चाहे आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो आपको करना ही करना है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो भी करना है। और जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया, अगर प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो इफेक्ट होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट या ट्रीटमेंट, अगर हम कीमोथेरेपी वगैरह देने हैं, तो वो जो डेवलपिंग बच्चा होता है, डेवलपिंग फीटस होता है, या ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट होता है, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आने का खतरा रहता है। इसलिए जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करें, एक्सरे या मतलब मैमोग्राफी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम अल्ट्रासाउंड और MRI प्रेफर करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है, टू इवेलुएट कि ब्रेस्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज इनमें आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, ब्रेस्ट अवेयरनेस कहते हैं, कि हर महिला को अपने ब्रेस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसका क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। कुछ भी एबनॉर्मल हो तो ताकि वो तुरंत डॉक्टर से जाके मिल सके। अब जैसे कि तरीका होता है, तो ये जो हाथों की 3 उंगलियां होती हैं, इनसे हमें करना होता है, 2 उंगली से नहीं करना होता है। 2 उंगली से आप ब्रेस्ट को पैल्पेट करेंगे या ऐसे पोक करेंगे तो हर नॉर्मल चीज भी आपको लंप जैसी लगेगी। तो 3 उंगलियों से करना है, और इनका एक पल्प वाला पार्ट से हमें इसको फील करना है। और जैसे होता है कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन चुन लिया, उसमें आपको पूरा ब्रेस्ट धीरे धीरे ऐसे पैल्पेट करना है। निप्पल को अलग से करना है, एरियोला अंडर आर्म एरिया वाली को अलग से करना है। बहुत सारी महिला को ये समझ नहीं आता है कि क्या नॉर्मल होता है, क्या एबनॉर्मल होता है, तो हम बहुत लो थ्रेशोल्ड रखते हैं, ताकि कुछ भी एबनॉर्मल लगे तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी गांठें होती हैं, वो इतनी अच्छे से अप्रिशिएट नहीं हो पाती हैं। हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, वो कंफ्यूज होती हैं कि ये सही में कुछ बीमारी है या एक नॉर्मल चेंज है। तो कभी खुद से कुछ कंक्लूड ना करें कि हाँ ये तो शायद नॉर्मल ही है। आपको कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन। वो आपको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, अगर उनको कुछ टेस्ट करवाने होंगे वो टेस्ट करवाएंगे, ताकि वो एक कंक्लूजन पे आ जाए, एक डायग्नोसिस बना पाए, और अगर कैंसर है तो उसका हम टाइमली इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकें। क्योंकि लंप को पहचानना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, आमतौर पे महिलाओं के लिए।
बहुत सारे कैंसर्स हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। हमारा अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, सिडेंट्री है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डाइट अच्छी नहीं है, प्रोसेस्ड चीजें, पैकेज चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं, तो डेफिनेटली कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर। और अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस लाएं, पॉजिटिव चेंजेस लाएं, तो काफी हद तक बहुत सारे कैंसर्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। दूसरा होता है कि एनुअल हेल्थ चेकअप्स, अपने डॉक्टर से एनुअली जाके मिलिए, जो जो वो टेस्ट बता रहे हैं वो जरूर कराइए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराइए, मैमोग्राफी करवाइए स्पेशली 40 के बाद। अगर कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिलिए। कुछ फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री है, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, ताकि वो आपकी स्क्रीनिंग और जल्दी शुरू कर सके। तो ये सब कुछ चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होना। दूसरा एक होता है कि अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, और एक म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है जिसको हम बोलते हैं BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है, तो रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज होती हैं जिससे कि आने वाले टाइम में कैंसर ना बने, हम उन अंगों को पहले से ही निकाल दें। तो रिस्क रिड्यूसिंग मेस्टेक्टमी होती है जिसमें हम दोनों ब्रेस्ट टिश्यूज को निकाल देते हैं, और उसके बाद बहुत सारी सर्जरीज हो सकती हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह से नॉर्मल ब्रेस्ट शेप को भी रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में किया जाता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है। ऐसे ही रिस्क रिड्यूसिंग सैल्पिंगोफरेक्टमी भी किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर वाले केसेस में, जिसमें हम ओवरीज जो कि सोर्स ऑफ हार्मोन होता है वो हटा देते हैं। तो जब वो सर्जरी करके वो ओवरीज और ट्यूब्स हम निकाल देते हैं, तो जो कि हार्मोन बॉडी में जितना बनता है वो बहुत कम हो जाता है। तो जो ऑलरेडी फीमेल है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है, उसको रिकरेंस का रिस्क कम हो जाता है, उसको दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है।